Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 20th Feb 2025. 20 फरवरी 2025 से आपका स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो अभी रिसेंट दिल्ली में इलेक्शन हुआ था. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा चीफ मिनिस्टर आज जो है आपको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है बीजेपी के द्वारा. रेखा गुप्ता जी को न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बनाया गया. ओके, नाउ रेखा गुप्ता इज द सेकेंड वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. इसके पहले शीला दीक्षित थी. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर. ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेके कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है. आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 239 AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, उप मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है आपके अनुच्छेद 239 AA के तहत. ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर अ स्टेट कैन हैव. ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट नहीं है कि किसी भी राज्य में कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, कितने उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं. ठीक है, जैसा अभी हम बिहार में बात करें तो बिहार में अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं. ठीक है, now the second statement is the position of the deputy chief minister automatically grant the authority to act as the chief minister in their absence. ठीक है, पोजीशन होता है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का काम होता है वो क्या होता है कि जब कभी मुख्यमंत्री उपस्थित ना हो, अनुपस्थित हो, उस समय उनका कार्य कौन देखेगा? डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखेगा. ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर के. यहाँ देख लेना, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है. तो आपको इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है. बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड आपका गलत है और स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट है. ठीक है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था तो इसीलिए ये और ये हमारा ऑप्शन सही मतलब सही माना जाएगा इनकरेक्ट ढूंढने में. तो आपको ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, कैसे हो जाएगा? तो देखो जो चीफ मिनिस्टर है वो आपको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं होता है, वो आपके गवर्नर के द्वारा होता है. ठीक है, गवर्नर के द्वारा, जिनको राज्यपाल कहते हैं, उनके द्वारा होता है आर्टिकल 239 के तहत ही. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड. ओके, now the second question is which of the following country is not a member of Gulf Cooperation Council. ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसको GCC कहते हैं उसका कौन सा देश है जो उसका मेंबर नहीं है. ओके, आपका पहला कहता है सऊदी अरेबिया, बी कहता है ओमान, सी कहता है UAE जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, डी कहता है ईरान. तो बताओ जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है. ठीक है, रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को लेकर के. बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ईरान. ओके, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है. ईरान आपका मेंबर नहीं है. ठीक है, ईरान आपका मेंबर नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का. ओके, अब देखो ये जो गल्फ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, देखो ये क्या है, एक से, हाँ देखो ये जो गल्फ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, देखो इसमें होगा क्या. गल्फ कोऑपरेशन एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1981 को बनाया गया था. ठीक है, बनाने का मकसद क्या था सर? तो वो था प्रमोट करना है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन एमंग इट्स मेंबर. उस आपस में मेंबर के अंदर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना है. ओके, इसके जो कंट्री की बात कर ली जाए मेंबर में, तो इसके 6 देश जो हैं इसके सदस्य हैं. ठीक है, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको UAE कहते हैं, उसके बाद कुवैत, बहरीन और उसके बाद कतर. ठीक है, ये 6 देश हैं जो इसके सदस्य हैं. ठीक है, ईरान इसका मेंबर नहीं है GCC का. ठीक है, एंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए अरेबियन पेनिनसुला एंड हिस्टोरिकल पॉलिटिकल डिफरेंस विद GCC. ठीक है, ईरान जो है आपका GCC का पार्ट नहीं है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी और अरेबियन पेनिनसुला का भी पार्ट नहीं है. ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ईरान. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन अ स्टेट इफ. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है तो उसकी शर्तें क्या क्या है, किस कंडीशन में लगाया जाता है, वो आपको बताना है. तो हमारा पहला ऑप्शन कहता है द प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट. राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं होंगे, राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं होंगे आपके जो भी राज्य में सो सरकार चल रही है उसके
कामों से, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कामों से, ठीक है। बी कहता है द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिकमेंड इट, ठीक है, जो आपको राज्यपाल हैं वो स्टेट के, राज्य के, वो राष्ट्रपति को ये रिकमेंड करेंगे कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कह सकते हैं कि फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। सी कहता है द स्टेट लेजिस्लेचर पासेज रेजोल्यूशन फॉर इट, राज्य का जो विधान सभा है वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास होगा जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होगा। डी कहता है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रिजाइन, अगर उस राज्य का मुख्यमंत्री रिजाइन कर देता है, इस्तीफा दे देता है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये आपका डी कहता है। तो बताओ आर्टिकल 356 में यानी अनुच्छेद 356 में क्या कहता है जिससे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। देखो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। ओके, गवर्नर राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का वो रिकमेंड करता है, वो सूचना पहुंचाता है। ऐसे तो राज्यपाल को हम लोग कहते ही हैं कि वो सेंट्रल का एजेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट का एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो राज्यपाल का ये काम होता है, एक दायित्व होता है कि राष्ट्रपति को वो सूचना पहुँचाए कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, जिसके बाद उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए न्यूज़ में था कि अभी रिसेंटली मणिपुर में क्या हुआ है, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे पिछले 1 साल से मणिपुर में क्या हो रहा था कि बहुत माहौल ख़राब था, राइट हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दी गई है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको PM जय कहते हैं, ABPM जय, ठीक है। तो बताना है इसको कि आप बताओ इसमें से कौन जो है वो ट्रू है, जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, जो भी सुविधा पहुंचाई जाती है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन कहता है द स्कीम कवर ओनली द इम्पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है। इस योजना के तहत केवल और केवल हॉस्पिटलाइजेशन का, जो पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसका खर्चा और मेडिकल प्रोसीजर का खर्चा इस स्कीम में कवर किया जाएगा। ओके, नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज इट कवर द आउट पेशेंट केयर इंक्लूडिंग द कंसल्टेशन विद डॉक्टर। इसमें जो कवर किया जाएगा ये क्या हो जाएगा, जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं वो, और आउट पेशेंट का जो केयर होता है वो भी कवर किया जाएगा। ये बी ऑप्शन कहता है। सी कहता है दिस स्कीम इज़ अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो स्कीम है, योजना है, भारत में सभी नागरिकों को ये क्या कह सकते हैं, स्कीम अवेलेबल है वो। डी कहता है ओनली पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया कैन अवेल ऑफ द स्कीम। केवल वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गाँवों कस्बों से आते हैं, उनके पास ही ये बेनिफिट है ये योजना को प्राप्त करने का, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर के। सो देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओके, जो स्कीम है ये हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल प्रोसीजर सबको कवर करती है। ओके, ये बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। कैसे गलत होगा, तो देखो पहला तो हम ये रूरल की बात कर रहे नहीं, ये रूरल अर्बन सब लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब ये बात करता है, देखो ये कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, ठीक है, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट की जाएगी, ठीक है। कह सकते हैं कि इसमें जो भी इंक्लूडिंग सेकेंडरी और मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड, उसको भी कवर किया जाएगा, ठीक है। और आगे बात कर ली जाए कि इसमें जो इकोनॉमिकली वनरेबल फैमिली है उनको बेसिकली ये कवर करने का क्या कह सकते हैं टारगेट रखा गया है, ठीक है। और इसमें अर्बन और रूरल फैमिली दोनों को रखा गया है उसमें, ठीक है, जो क्या कह सकते हैं इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ गया, ओके, तो इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बहुत ही लंबा नाम है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद।